सिद्धार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण। प्रकरण में अपन वही टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक का अपन लेसन तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पौधों में जनन। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी पौधों में जनन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी पौधों में जनन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पौधों में जनन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पौधों में जनन की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी पौधों में जनन से संबंधित ज्ञान को प्रयोग उच्च माध्यम में कर सकेंगे। विद्यार्थी पौधों में जनन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पौधों में जनन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पौधों में जनन को चित्र से प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि, छात्र पौधों में जनन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र पौधों में जनन से संबंधित विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पौधों में जनन से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लफेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पौधों में जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी प्राणी वंशवृद्धि के प्रति किस प्रकार की अवस्था रखते हैं? वंशवृद्धि की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वंश बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जनन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में जनन कितनी विधियों से हो सकता है? अनेक विधियों से। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में जनन की अनेक विधियां कौन कौन सी? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम पौधों में जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, सेकेंड कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का, थर्ड कॉलम विद्यार्थी क्रिया का और विधि शामपट सात। शिक्षण बिंदु में अपन को टॉपिक लिखना होता है और छात्र अध्यापक क्रिया में उस टॉपिक की व्याख्या करनी होती है। इसमें विद्यार्थी क्रिया आएगी, इसमें विधि लिखी जाएगी और शामपट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अपने जैसे नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में जनन की कितनी विधियाँ हैं? तो ये विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, इसका आंसर 4 विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कायिक जनन की विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। अब शिक्षण बिंदु में ये टॉपिक आएगा कायिक जनन और ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के फिर विद्यार्थियों को समझाना है और इस डायग्राम के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या, छात्र अध्यापक कथन, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्तित होकर नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। विकसित पौधे समान गुणों वाले होते हैं, ये क्लोन कहलाते हैं। इसमें अब आ जाएगा विद्यार्थी क्रिया में। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर विधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि और शामपट पर बच्चों को समझाते हुए लिखना है। शामपट पर इस जो अपन ने व्याख्या की जिस टॉपिक की, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पर है विकसित पौधे समान गुणों वाले होते हैं, ये क्लोन कहलाते हैं। उदाहरण आलू, प्याज, पत्थर, अदरक आदि। तो ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाते हुए बच्चों को आगे समझाना है। ठीक है। इसके बाद आलू, प्याज, अदरक आदि में कायिक जनन होता है। कलम से भी नए पौधे विकसित होते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाने से नया पौधा उग जाता है। बहुत प्रश्न अपन जो टॉपिक पढ़ा है उसी से क्वेश्चन करने होते हैं। आलू में किस प्रकार का जनन होता है? कायिक जनन। क्वेश्चन नंबर 2, किस पौधे की पत्ती से नया पौधा बन जाता है? पत्थर की चट्टानों की पत्ती। अभी विकासात्मक प्रश्न, कायिक जनन से क्या लाभ हैं? पौधे कम समय में विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कायिक जनन की प्रक्रिया में नवीन पौधे कितने जनक से प्राप्त होता है? एक ही जनक से। इसका क्वेश्चन नंबर 3, जनन की अलैंगिक विधि में क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न। अब ये शिक्षण बिंदु में सेकेंड पॉइंट ही है अलैंगिक जनन। इसके बाद फिर ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम से बच्चों को समझाते हुए इसकी व्याख्या करनी है। छात्र अध्यापक कथन, इसकी व्याख्या है अलैंगिक जनन की। जनन की अलैंगिक विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। युग्मकों का संलयन इसमें नहीं होता है।
उत्पन्न हो जाते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद बहुत प्रश्न आए जाएंगे। बहुत प्रश्न, अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है? नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनन से होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गुणसूत्र की संख्या पर अलैंगिक जनन का क्या प्रभाव पड़ता है? गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। क्वेश्चन नंबर 2, बाह्य दलपुंज के भीतर क्या होते हैं? पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। क्वेश्चन नंबर 3, पुंकेसर की भूमिका क्या होती है? यह आ जाएगा नरयुग्मक की भूमिका। इसे समझाते हुए आगे बढ़ना है, ये डायग्राम बनाना है। स्त्रीकेसर की भूमिका क्या होता है? नर जननांगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसके द्वारा होने वाले जनन को क्या कहते हैं? समस्यात्मक। अब हम शिक्षण बिंदु का थर्ड पॉइंट लेंगे, जनन। इसमें जो अपन शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं वो ओनली 3 ही बनाए जाएंगे, तो 3 ही बनाने, अपन को ज़्यादा नहीं बनाने। फिर छात्र अध्यापक कथन, दलपुंज के अंदर पुंकेसर नए नर जननांग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग होते हैं। पुंकेसर से परागकण किसी भी तरह स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नर केंद्र बीजांड में स्थित अंडकोशिका से संयोजन कर भ्रूण बनाता है, यही भ्रूण बीज बनाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार श्यामपट है, कुछ पौधों में फूल के अंदर विद्यमान पुंकेसर परागकण स्त्रीकेसर की अंडकोशिका से संयोजन कर बीज बनाते हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद होता है बहुत प्रश्न करने होते हैं, उसी टॉपिक से लिए जाते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के कौन से भाग है? नर जनन अंग और मादा जनन अंग। पुंकेसर में क्या होता है? परागकण। स्त्रीकेसर में क्या होता है? अंडकोशिका। ये इसके बाद फिर मूल्यांकन करने होते लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? 1 या 2 या 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 2, अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, अनिषेक